Hello, boys and girls. How are you all? I hope all of you are doing good and enjoying the session. Very good more learning to all of you. Let's learn something in this session. JEE 2022 final shots. As you learned a lot of things in previous lecture. And thank you so much. Thank you so much for all your love, support, views and the share and the likes that you have done in the previous lecture of this series. Thank you so much to all of you. Thanks for your comments. Let's move to the next. आज का चैप्टर आप देख रहे हैं बच्चों ध्यान से, that is the laws of motion and that is a very important and the conceptual chapter, right? You have to learn a lot of concept. आपको इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और अगर आप इसको सही तरीके से सीखते हैं और एफबीडी जैसी चीज जान लेते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सो एक्चुअली मैंने यहां पर इस सेशन में 2 लेक्चर होंगे, 2 क्लास में या 2 सेशन में कंप्लीट होगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एज यू कैन सी इन दोनों पार्ट्स में मैंने बहुत ही अच्छे सुपर अल्टीमेट क्वेश्चन देखे हैं जो कि जेईई मेंस और उसके अपर लेवल के हैं और एग्जैक्टली वो है जो एग्जैक्टली आपके जेईई मेंस एग्जाम में या एडवांस एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो कंसेप्चुअल है, यानी कि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक नया कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा. सो थैंक यू. आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आई होप आप सभी लोग इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर कर रहे होंगे जिनको भी क्वालिटी कंटेंट की जरूरत है, जिनको भी एक्चुअल रियल फिजिक्स की जरूरत है और जो कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जिनको फिजिक्स से प्यार है और दिल से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को प्लीज इन वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा. राइट? So let's get started. देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है और उससे आपको कौन सा कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है. बच्चों लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है दैट इज यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द एफबीडी, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करें और फ्री बॉडी डायग्राम से हम किस तरह से इक्वेशंस बनाएं और उनको आसानी से सॉल्व करें. राइट? तो आज का जो सेशन है उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है. आपको हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा. तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए, मेरे साथ आप भी सॉल्व करें और ध्यान दें कि आप हर एक चीज को बिल्कुल टू द पॉइंट एंड क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल लगाएं. कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा और वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स. ध्यान देखें, मिनिमम फोर्स आपसे पूछा गया है टू बी अप्लाइड टू द स्ट्रिंग सो दैट द ब्लॉक, ये जो मास m दिया हुआ है, जस्ट बिगिन टू मूव अप. ध्यान से देखें, इसको ऊपर मूव कराना है एंड फ्रिक्शनलेस प्लेन है. अगर फ्रिक्शन होता तो ये खूबसूरती और भी बढ़ जाती इस क्वेश्चन की. राइट? तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं डायग्राम को और देखते हैं इस पे कहां-कहां कौन-कौन से क्वेश्चन लगेंगे. आपको एंगल थीटा दिया गया है और ऑप्शन भी आपको थीटा के ही फॉर्म में लिए गए हैं, तो हमको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब उसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कहां गलती करेंगे. ये क्वेश्चन है P, यानी इधर एक फोर्स आपने लगाया P, तो ये जो P फोर्स होगा वो इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा. इस कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे P cos थीटा और इस कंपोनेंट को कहेंगे P sin थीटा. इतना आप कर लेंगे. कुछ बच्चे भूल जाएंगे कि ये रोप यहां से ऐसे भी जा रही है तो इसके ऊपर लगने वाला एक फोर्स का कंपोनेंट नहीं, पूरा का पूरा फोर्स P यहां पर भी होगा. यानी ऊपर की तरफ जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज P प्लस P cos थीटा. राइट? फ्रिक्शनलेस है इसलिए बहुत ज्यादा और एनालिसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो यहां पर और अच्छा बन जाता, क्योंकि फिर वहां पर नॉर्मल रिएक्शन की भी जरूरत पड़ती. अभी क्या है कि यहां पर m का एक कंपोनेंट इधर होगा और mg जो वेट लगेगा वो इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा और वो जो कंपोनेंट होगा वो आएगा mg sin थीटा और दूसरा mg का एक कंपोनेंट नीचे होता mg cos थीटा. उसकी जरूरत नॉर्मल रिएक्शन में पड़ती, लेकिन फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ सरफेस है, इसलिए हमें उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. तो इसको ऊपर खींचने वाला जो भी फोर्स है वो टोटल है P प्लस P cos थीटा. राइट? और नीचे बचाने वाला जो फोर्स है, जो उसको नीचे रखना चाह रहा है, वो है mg sin थीटा.
बस बाकी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, P आपने लिया, यहां पर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और इधर आ जाता है mg साइन थीटा। अभी आपको इस तरह का कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ध्यान से देख लीजिए, इस तरह का कोई ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि हमें कुछ और करना होगा। थीटा हमको थीटा बाई 2 दिख रहा है, तो इसमें भी आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ और भी करना पड़ेगा। अब कॉस थीटा का आपके पास फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। कॉस थीटा एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर 1 प्लस में है तो आपको cos थीटा की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे 1 कैंसिल हो जाए, यानी माइनस में हो, और वो यहां दिख रहा है। तो आप p ब्रैकेट 1 प्लस इस cos थीटा की जगह यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहां आपको मिलेगा mg, ये रहेगा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखें, ये 1 कैंसिल हो गया है, आपने यहां p रखा, इधर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रखा और यहां आपने mg कहा, साइन थीटा की जगह ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, यहां से 2, ये 2 से कैंसिल हुआ। आई होप आपको दिख गया होगा और आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। लिखा है या नहीं? लिखते रहे ना भाई, है ना। आप जितना रिटन वर्क करेंगे ना उतना ज्यादा आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी cos थीटा 1, ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अभी आपने देखा कि P इज इक्वल टू आपके पास जो बचा वो हुआ mg, cos थीटा बाई 2 इसके नीचे जाएगा तो sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2, और इस तरह से आपको इसका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा कि वो जो फोर्स होगा जो इसको मूव कराएगा वो mg tan थीटा बाई 2 होगा। राइट, इस क्वेश्चन को और अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, चलिए पहले देख लेते हैं mg tan थीटा बाई 2 क्या हमको आंसर मिलता है। यस, mg tan थीटा बाई 2 वी हैव द आंसर, और ये आंसर आपका A है। राइट, अब आपने ये आंसर देख लिया। अब इस क्वेश्चन को आप और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और भी अच्छा बना सकते हैं अगर इसी में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लें, और फिर आपके पास दो हो जाएंगे कि P की मिनिमम वैल्यू क्या, ओके, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ P, कि वो नीचे ना मूव करे, कि ये नीचे ना स्लिप करे, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ P, कि वो ऊपर ना स्लिप करे। फ्रिक्शन वाले पार्ट में हम लोग करेंगे इसको, अगला जो चैप्टर आएगा उसको करेंगे, लेकिन आपको मैं हिंट दे दे रहा हूं कि आप इसको करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कंसेप्चुअली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी और आपको अच्छा लगेगा, मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब फील गुड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा है। आप कंसेप्ट देखिएगा, कंसेप्ट क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। Let me leave the space for all of you. ध्यान से देखें, both the blocks shown here are of mass m. Both mass m are moving with constant velocity. That is the most important thing. ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि most important चीजों को हम लोग अलग से कॉपी में लिख लें। Constant velocity in a direction shown in resistive medium, right? Which exerts equal constant force on both blocks. Equal constant force on both blocks in a direction opposite to the velocity, the tension in a string connecting both of them will be. अगर दोनों का मास m है तो इसमें यहां टेंशन T, इसमें यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, एंड यहां पर इस पे mg, इसके ऊपर भी mg लगेगा, लेकिन इसके mg से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। अभी आपसे पूछा है द स्ट्रिंग इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम। अब अगर ये दोनों इस पे कांस्टेंट, मान लीजिए एक रेजिस्टिव मीडियम इस पे एक फोर्स लगा रहा है F,
और ये रेजिस्टिव मीडियम, इस पे भी वेलोसिटी की डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है F। क्लियर? तो इस तरह से आपको टेंशन चाहिए अगर उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन अगर जीरो है तो हर एक पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो पहले तो आप यहां देखेंगे कि इधर अगर T है और इधर F है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि T और F दोनों बराबर होंगे। यहां से आपको दिखेगा कि नीचे लग रहा है mg और ऊपर की तरफ F और T दोनों लग रहे हैं, तो यहाँ F प्लस T करेंगे, T F के बराबर है। ध्यान से देखें तो mg इज इक्वल टू F T के बराबर है, तो यहाँ पर T लिखा प्लस T, और यहाँ से T प्लस T 2T इज इक्वल टू mg, यानी T की वैल्यू आ गई है mg डिवाइडेड बाय 2, और F की वैल्यू भी यही आएगी क्योंकि आपसे यही पूछा गया है। तो आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का हो जाता है mg बाई 2। राइट? लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से आपको डील करना पड़ेगा और इसको एक ही बार में पढ़ के आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े और अपना टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बचाएं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। A rope of mass 5 kg is moving vertically, ध्यान दें मूविंग है एंड वर्टिकली है, इन वर्टिकल पोजीशन with an upward force of 100 Newton acting at the upper end and a downward force of 70 Newton acting at the lower end. The tension in the midpoint. Rope of mass 5 kg moving vertically in vertical position with an upward force. Right? तो पहले तो हम लोग यहां पर एक रोप बना लेते हैं। ऐसे रोप है, यानी कि ये रस्सी नहीं है, रस्सा है, और इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। अभी इसका मास दिया हुआ है सिर्फ आपको रोप ऑफ मास 5 kg, रोप का मास है 5 kg, है ना। और ध्यान रखिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको क्लियर कट अंदाजा नहीं होगा चीजों का। 5 kg है। अब ध्यान से देखें, एक्टिंग एट द अपर एंड 100 न्यूटन का अपर एंड पे लग रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा दिया और इसको 100 न्यूटन कर दिया। एंड डाउनवर्ड फोर्स 70 न्यूटन एक्टिंग एट लोअर एंड, तो डाउनवर्ड फोर्स है और ये 70 न्यूटन का है, लोअर एंड पे लग रहा है। अभी आपसे क्या पूछा गया, द टेंशन एट द मिड पॉइंट, यानी यहां पर टेंशन क्या होगी इस पॉइंट पे। क्लियर है? तो अभी हमें इसका FBD बनाना पड़ेगा और ये दिख रहा है फोर्स ऊपर है, तो एक्सीलरेशन इस सिस्टम का ऊपर होगा। अब आप अगर ध्यान से देखें इस रोप को, इसका मास है 5 kg, तो इसका वेट लगेगा नीचे 5g यानी कि 50, और इधर फोर्स लग रहा होगा वो 70। राइट? तो 5 kg है मास, तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड। तो पहली चीज तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे वाले फोर्सेस ज्यादा हो गए हैं 70 और 50, और ऊपर वाला जो फोर्स है वो आपका 100 न्यूटन है। तो एक्सीलरेशन इसका होगा डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, इसलिए ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ है, इसलिए नीचे मूव करेगा। तो अब इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है, ये मिलके हो गया 120 और इसके अपोजिट हो गया ऊपर 100 और डिवाइडेड बाय आपने मास से 5 कहा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 20/5। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। दैट्स ग्रेट। अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ आधी रोप का FBD बनाएंगे, ऐसे हाफ। तो ऊपर यहां से हो गया 100 न्यूटन तो लगेगा ही। अभी नीचे क्या लगेगी, इसकी टेंशन, और एक नीचे लगेगा इसका वेट। तो आधे का कितना, वैसे कितना था 5, तो वेट कितना हो गया 50, हाफ है तो कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। और यहां पे T आपसे पूछा है और ये नीचे जा रहा है,
a इज इक्वल टू 4 से। तो फिर से आप इक्वेशन बनाएंगे, लेट मी चेंज द कलर। अब इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, तो इक्वेशन मेरे पास स्पेस नहीं बची है, यहां लिख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। t प्लस 25 माइनस 100। आई होप ये बात समझ में आई आपको। t प्लस 25, बिकॉज नीचे जा रहा है तो नीचे ज्यादा होगा, माइनस ऊपर क्योंकि 100 इज इक्वल टू m। m कितना है 2.45 और a कितना है 4। तो इधर आ जाएगा t, इसको -75 कहेंगे और यहां आएगा 10, तो t इज इक्वल टू 75 उधर गया, तब आप कहेंगे 85 न्यूटन। तो t की वैल्यू 85 न्यूटन आएगी एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर, और वो आंसर आपको 85 न्यूटन मिलेगा। इज दैट क्लियर? आई होप इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आया होगा और आपने इसको सॉल्व किया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक नया कंसेप्ट है, वो नया कंसेप्ट आपको सीखना है, राइट? ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए ध्यान से देखें। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg मास। यहाँ पे 3 kg मास का एक्सीलरेशन पूछा है। एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg मास इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg मास है, इसका एक्सीलरेशन दिया है। अब देखो जैसे इसको मूव कराओगे तो यहाँ 2 kg में स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, वो होगा kx, और इधर फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन। इसका एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है आपको। इज दैट क्लियर? अभी आपको ये 3 kg है, ध्यान दें इसे, और 3 kg में इधर फोर्स दिया हुआ है kx और इधर भी एक्सीलरेशन है a डैश, दैट वी हैव टू फाइंड। सो विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस। तो आप यहां अप्लाई करोगे F, ध्यान सुनिएगा, F इज इक्वल टू ma। F नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ये इधर जा रहा है तो ये ज्यादा होगा, kx कम होगा। F इज इक्वल टू m और a हो गया 2, तो 10 माइनस kx इज इक्वल टू 4, तो kx की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये 6 आता है तो यहाँ पे फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन FMA को लगाएंगे। F की वैल्यू यहाँ kx है, मास की वैल्यू 3 है, a डैश निकालना है। kx की वैल्यू आपने निकाली है 6, ये हुआ 3 इंटू a डैश इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप a डैश इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। B ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नाइस ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा और आपने कंसेप्चुअल पार्ट जो सीख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन के साथ। जैसे यहाँ पर आपने हो सकता है नया कंसेप्ट सीखा हो, कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन जिन्होंने भी नया सीखा है ध्यान रखिएगा, आगे इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉक ऑफ 1 kg इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। पॉइंट टू बी नोटेड, इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखें, एंड हैंगिंग बाय 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग। पॉइंट टू बी नोटेड, आइडेंटिकल स्प्रिंग यानी दोनों के K सेम होंगे। अगर K सेम है तो दोनों के फोर्सेस सेम होंगे। तो मान लेते हैं इधर से ये फोर्स लग रहा है kx, इधर से ये फोर्स लग रहा है kx, नीचे इसका वेट लगेगा 3g यानी कि 30 न्यूटन। तो आप कहेंगे kx प्लस kx, 2kx बैलेंस कर रहा है 30 न्यूटन को, तो kx की वैल्यू यहाँ से 50 न्यूटन आ जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसको डेफिनेटली यूज करेंगे। Identical springs A and B are shown in figure. If the spring A cut from the lower point at t is equal to 0, then find the acceleration of the block. बहुत ही आसान। अभी आपने इक्विलिब्रियम में देखा कि इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। एक स्प्रिंग जैसे ही कट की जाएगी तो अब एक स्प्रिंग का फोर्स 50 न्यूटन है वो बचेगा, नेट फोर्स नीचे आ जाएगा तो इसका एक्सीलरेशन नीचे होगा। एक्सीलरेशन होता है F अपॉन m। F कितना है? नेट 30 माइनस 15 अपॉन m यहाँ है, और m की वैल्यू आपको 3 दी हुई है तो आप यहाँ से करेंगे 15
divided by 3. So A is equal to, this is 5 meter per second square. So you got the A is equal to 5 meter per second square. So at t is equal to 0, it would be 5. Option number A. Is that clear to all of you? Are you enjoying the session? Great. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. फिर से देखिए बड़ा ही मस्त सा, सुंदर सा, मनोहारी सा क्वेश्चन. Block of mass m, horizontal smooth surface is pulled by a load of mass m by 2 by means of a rope AB. rope massless नहीं है, ध्यान रखिएगा. And string BC as shown in figure, the length of the mass of the rope AB are L. Okay. Length and mass, यानी कि ये जो रोप है इसका भी मास m by 2 है, लेंथ L है. As the block pulled from AB L to AB 0, यानी ये जब यहां आ जाता है तो नीचे मास m by 2 चला जाता है. Acceleration changes to, its acceleration changes. अब ध्यान देखिए कि ब्लॉक को जब आप यहां से यहां मूव करा लेंगे, राइट. अच्छा, शुरुआत में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि ये नीचे से फोर्स m by 2 लग रहा है. मतलब अगर इसको देखा जाए ड्राइविंग फोर्स तो वो खींच रहा है, वो है mg by 2. इज दैट क्लियर? और फिर जो mg by 2 है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये मूव करा रहा है और ये मूव कर रहा है, यानी अब सिस्टम कितना है, एक्सीलरेशन होता है टोटल ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूविंग मास. तो जब स्टार्टिंग है A1, जब आपको सिर्फ और सिर्फ ये mg by 2 नीचे खींच रहा है, ये नहीं खींच रहा है, ये नहीं खींच रहा है, लेकिन मूव कर रहा है, तो टोटल मास हो जाएगा m by 2 m plus m 2m. ड्राइविंग फोर्स है mg by 2 और 4 जो मास मूव कर रहा है वो है 2m. m हम यहां से कैंसिल कर देते हैं. A1 इज इक्वल टू आ जाता है g by 4, यानी A1 की वैल्यू है g by 4. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स गुड. अभी ध्यान से अगर आप देखें कि as the block is pulled from AB L to AB 0, its acceleration changes from g by 4 से कहां पहुंच जाता है. तो अभी एक दो ऑप्शन तो 3g by 2 है, तो यहां पे कोई मतलब नहीं है. अभी ये g by 4 है, अब इससे g जाता है या g by 2 जाता है. अब सेकंड केस में देखते हैं बच्चों कि अभी आप जब यहां रखेंगे तो ये रहेगा m, और यहां से ये जो पूरा मास रोप का है वो नीचे आ जाएगा. ध्यान से देखिएगा, ये रोप का मास m by 2 और इधर जो ब्लॉक इससे लटका हुआ था उसका m by 2. तो अब इस पूरे मास को नीचे कितना वेट खींच रहा है, m by 2. अब इसको खींच रहा है mg, राइट. तो अब नेट ड्राइविंग फोर्स है mg, मूविंग मास अभी भी वही है क्योंकि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो मूविंग मास इज स्टिल 2m. तो अब जो एक्सीलरेशन होगा बच्चों A2 वो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखें. ड्राइविंग फोर्स इज नाउ mg and total moving mass is twice of m, so m would be cancelled and you will get A2 is equal to g by 2. तो अभी A2 की वैल्यू g by 2 आ गई है, तो g by 4 से g by 2 चेंज हो रहा है. सो योर करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, यानी कि B. इज इट क्लियर नाउ? कहीं पे कोई परेशानी किसी को नहीं? अच्छा था क्वेश्चन, मजा आया? यस. दूसरी बात फिर करिएगा इसको एक बार अपनी कॉपी में खुद से लिख के फिर से अपने आप सॉल्व करिएगा. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अ बॉल, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. कई लोग बहुत इसमें गलती कर देते हैं. आप कोशिश करिएगा इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से समझें. अ बॉल कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग, ध्यान से देखें, रिलीज्ड एट एन एंगल 45 डिग्री
with vertical as shown acceleration of the box at this instant। ध्यान से सुनिए, ये मास m है 45 पे और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये इधर आएगा, और चूंकि बॉक्स स्मूथ सरफेस पे है और बॉक्स पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है बॉक्स पे सिर्फ, तो वो आगे बढ़ेगा। तो वो किस एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेगा ये पूछा गया है। तो इसके लिए चलिए डायग्राम को जूम कर लेते हैं और देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, है ना। तो पहले मैं सारी चीजें रेड से करता हूं। यहां पर देखो इधर लगेगा टेंशन T और इस पे भी इधर लगेगा टेंशन T। अभी बॉल को इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर T का, ये 45 है, तो ये आएगा T cos 45, यानी इधर जो फोर्स लगेगा वो आएगा T बाई रूट टू। तो बॉक्स को मूव कराने वाला फोर्स है T बाई रूट टू। बॉक्स का मास भी m है और बॉब का मास भी m है। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी बातें और इसकी सही अप्रोच को भी देखिएगा, क्योंकि आपने जरा सी गलती की तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वो जो गलती आप करेंगे उस गलती से मिलने वाला गलत आंसर भी ऑप्शन में मिलता है। हमेशा आईआईटी के क्वेश्चंस की यही एक पहचान होती है। अगर आईआईटी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि जरा सा आपने कुछ गड़बड़ी की, जरा सा मिसकंसेप्शन लगाया, जरा सा माइनस का प्लस किया, जरा सा डायरेक्शन चेंज की, तो उससे भी ऑप्शन मिलते हैं और आप देख के खुश हो जाते हैं कि हमने सही किया है। तो इसलिए कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी आप देखें, अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो हमको देखना पड़ेगा कि टी की वैल्यू क्यों है, कैसे निकली, किसकी वजह से आई। तो आपने देखा कि इस पे एक तो लगेगा mg, राइट, और mg के हो जाएंगे दो कंपोनेंट, आप कर सकते हैं तो टी की वैल्यू। लेकिन आपने जैसे ही इसको छोड़ा है उसी इंस्टेंट पर बॉल मूव करने लग गया, बॉक्स, राइट। अगर बॉक्स मूव करने लग गया बच्चों, तो अगर आप बाहर से देखें तो आपको बॉक्स का एक्सीलरेशन दिख रहा है, बॉक्स के पास फोर्स है और बॉक्स ए एक्सीलरेशन से ऐसे मूव कर गया, राइट। लेकिन जब आप इस बॉब को देखेंगे तो बॉब के पास एक अपना एक्सीलरेशन और एक बॉक्स का एक्सीलरेशन यानी रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो बेटर होगा कि हम इसको बॉब को ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर से देखें। अगर हम इसके अंदर खड़े हो गए तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें फिर दो एक्सीलरेशन कंसीडर नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ बॉब का एक्सीलरेशन देखना। अब अगर आपने अंदर खड़े हो गए तो आप बॉक्स के साथ एक्सेलरेट हो गए, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, दैट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब हो गया नॉन इनर्शियल। और इस वजह से, नॉन इनर्शियल होने की वजह से, आपको बॉब के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स ma, राइट। जब आप सूडो फोर्स ma लगाएंगे, mg को भी देख लेते हैं, ये 45 है, तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा mg cos 45 mg बाई रूट टू, और एक इधर आएगा mg sin 45 यानी mg बाई रूट टू। mg के दो कंपोनेंट हुए। अभी ma के भी दो कंपोनेंट आपको लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ma यहां है। अब आप देखो ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, तो ma का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये आएगा ma cos 45 यानी ma बाई रूट टू। क्लियर? ये ऑब्जर्वर इसको इधर तो जाता देखेगा, लेकिन इस बॉब को अलोंग द स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा टॉट है, तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं देखेगा। तो उसके हिसाब से इस डायरेक्शन में एक तो है टेंशन T और इस डायरेक्शन में है एक ma बाई रूट टू और एक इस डायरेक्शन में है mg बाई रूट टू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बहुत ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज को। अभी हमें क्या है, इसका एक्सीलरेशन निकालने के लिए t की जरूरत है।
तो हम इस इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हुए T प्लस MA डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय √2 करेंगे और T की वैल्यू जो हमको मिलेगी mg बाय √2 माइनस MA डिवाइडेड बाय √2। आर यू गेटिंग? सो T की वैल्यू जो आपके पास आ गई 1 बाई √2 और इधर आ जाएगा mg माइनस ma और ये आपको T की वैल्यू दे देगा इस तरह से, राइट? जैसे ही आपको T की वैल्यू मिली बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपको इस T की वैल्यू मिली, अब आप इसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन लगा सकते हैं F इज इक्वल टू ma। इधर कितना फोर्स है? T बाय √2 इज इक्वल टू बॉक्स का मास है m, बॉक्स का एक्सीलरेशन है a। T बाई √2, ध्यान से सुनिए, T बाई √2 यानी इसका 1 बाई √2। तो जैसे ही 1 बाई √2 यहां और आएगा, ये √2 और ये √2 मिलके 1 बाई 2 होगा, तो 1 बाई 2 इधर मिला mg माइनस ma इज इक्वल टू ये हो गया ma। आ रही है बात समझ में? अब इन 1 बाई 2 को हम अंदर रखेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आपको यहां सॉल्व करके दिखाते हैं बच्चों। 1 बाई 2 mg माइनस ma बाई 2 और इधर ma, इस ma बाई 2 को इधर लाएंगे तो mg बाई 2 इज इक्वल टू 3ma बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, यहां से a इज इक्वल टू g बाई 3। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिला a इज इक्वल टू g बाई 3। आप जरा सी गलती करेंगे, जरा सा शूडो फोर्स आप नहीं कंसीडर करेंगे तो गलत आंसर आपको मिल जाएगा g बाई 2, राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट अप्रोच। आप इस अप्रोच को सीखिए, अप्रोच को जानिए और देखिए कि आपने किस तरह से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल के लिए करेक्ट हो जाता है। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट करेक्टली। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स सो नाइस ऑफ यू। चलिए, आज हम लोग ने इस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन को आप अपने से 2 बार सॉल्व करके देखिएगा, उसमें जो नया कंसेप्ट मिल रहा है उसको सीखिएगा। आज का सेशन ये वाला, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखना नहीं भूलिएगा, लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2। उसमें भी हम लोग इससे और अच्छे क्वेश्चन और इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।